दोस्तों हम सब ने सुन रखा है कि हर उरूज पे ज़वाल आता है और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो हर सुपर पावर बिलाकर डिक्लाइन करती रही है। दोस्तों इससे पहले की वीडियोस में हम आपसे ये बात कर चुके हैं कि सुपर पावर किस तरह से वजूद में आती है और क्यों अमेरिका इस कदर स्ट्रांग हो गया कि ये दुनिया की सोल सुपर पावर बना। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्यों अमेरिका अब हमेशा के लिए सुपर पावर रहेगा। दोस्तों सुपर पावर रहने के लिए जरूरी है कि सुपर पावर अपने तमाम कंपेटिटर्स के मुकाबले में पावर की डोमेन में कंपैरेटिव एडवांटेज रखता हो। यानी एक सुपर पावर अगर अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में कम कॉस्ट में अपनी पावर को मेंटेन कर पाए तो उसके कंपेटिटर्स कभी भी सुपर पावर होने के टाइटल को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। माजी की सुपर पावर्स जिनमें रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और यूएसएसआर भी शामिल हैं, इसलिए डिक्लाइन कर गई कि इन सुपर पावर्स ने अपने आप को ओवर स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से एक स्टेज ऐसी आई कि ये सुपर पावर्स अपनी पावर को मेंटेन करने की कॉस्ट को मजीद बर्दाश्त ना कर पाई और बिलाखिर डिक्लाइन कर गई। अगर आप अमेरिका की इकॉनमी को देखें तो इसकी इकॉनमी ना सिर्फ एक स्टेबल इकॉनमी है बल्कि इसकी इकॉनमी वो तमाम फैक्टर्स रखती है जो एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करने के लिए जरूरी हैं। इन फैक्टर्स में जियोग्राफी, डेमोग्राफी और इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, मगर सबसे अहम फैक्टर इनोवेशन का है। 20वीं सदी और 21वीं सदी में अमेरिका ने दुनिया में इनोवेशन को लीड किया। वो स्पेस रेस हो, कंप्यूटर्स बनाने की रेस हो, इंटरनेट हो या मौजूदा हालात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका ने कभी किसी मुल्क को अपने से आगे नहीं निकलने दिया और फिर यही टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करके अमेरिका ने दौलत कमाई। इसके साथ साथ हम ऑलरेडी इस चीज पर बात कर चुके हैं कि किस तरह अमेरिका की ह्यूज ज्योग्राफी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है उसके सुपर पावर बनने में एक अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस दुनिया में मिसाली हैं। दुनिया भर में जब भी एफिशिएंट, इफेक्टिव, रॉबस्ट और ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस की मिसाल दी जाए तो सबसे पहले अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस की मिसाल दी जाती है। और अगर हम बात करें अमेरिका की डेमोग्राफी की, यानी कि अमेरिका के लोगों की, तो अमेरिका में बेहतरीन प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। सबसे ज्यादा नोबेल लॉरिएट की तादाद अमेरिका से आती है। सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स अमेरिका में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियां अमेरिका में मौजूद हैं। सो इस तरह अपनी डेमोग्राफी, जियोग्राफी, इंस्टीट्यूशंस और फिर इनोवेशन की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट और फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है, जो कि अमेरिका की पावर को मेंटेन करने की कॉस्ट को पूरी तरह से कंपनसेट करती है। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका ओवर स्ट्रेच्ड सुपर पावर में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसके बाद अगर हम यूएसए के कंपेटिटर्स की बात करें तो इसके तीन मेन कंपेटिटर्स बनते हैं, चाइना, रशिया और यूरोपीय यूनियन। मगर इन सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर रशिया की बात की जाए तो इसकी 1.58 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी अमेरिका की 19.39 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी का सामना नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये बात पूरी तरह से कन्वे हो गई कि रशियन आर्मी भी अब भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई कि वो इस तरह के एडवेंचर्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली कर पाए। सो उसकी इकोनॉमी और उसकी मिलिट्री उसे सुपर पावर बनने की इजाजत नहीं देती। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसकी इकोनॉमी यूएसए की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी, मगर इसकी मिलिट्री अब भी यूएसए की मिलिट्री से कहीं ज्यादा कमजोर है। प्लस सुपर पावर बनने की अपनी कॉस्ट होती है और चाइना की इकोनॉमी ये कॉस्ट पे करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। इस पर हम अपनी यूएस वर्ल्ड ऑर्डर वर्सेस चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन फंडामेंटली यूनिटी लैक करती है। उसमें ये कैपेसिटी मौजूद नहीं कि वो एक यूनिट के तौर पर अमेरिका का सामना कर पाए। ब्रेग्जिट इस चीज का मुंह बोलता सबूत है। लिहाजा अमेरिका हमें इस वक्त अपने तमाम कंपेटिटर्स के मुकाबले में बहुत बेहतर पोजीशन में नजर आता है। मगर दोस्तों अमेरिका की एनॉर्मस तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ कंपटीशन का भी रहा है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर टू में इसकी मिलिट्री में जो इनोवेशन हुई उसकी बहुत बड़ी वजह वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ थी। वर्ल्ड वॉर टू जीतने के लिए जरूरी था कि जर्मनी की सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सरपास किया जाए और अमेरिका ने ये किया और वर्ल्ड वॉर टू के आखिर पर दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री बन गया। इसके बाद कोल्ड वॉर में इसे यूएसएसआर के कंपटीशन का सामना था। इस कंपटीशन के नतीजे के तौर पर
اس نے اپنی اکانومی کو انوویٹ کیا، اپنی ٹیکنالوجی کو انوویٹ کیا، اپنے لوگوں کی ویلفیئر کی فکر کی، اور نتیجے کے طور پر اس نے یو ایس ایس آر کو بھی ہرایا، جبکہ آج کے دور میں اسے اتنے شدید کمپٹیشن کا سامنا نہیں ہے۔ اور دوستوں، کمپٹیشن نہ ہونے کی بنا پر بہت ساری پاورز ڈکلائن کر جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کرکٹ سے سمجھیں کہ جب ایک ٹیم اچھی ٹیمز کے ساتھ مقابلہ کرے گی، تبھی وہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کر کے اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرے گی، جبکہ اگر وہ ٹیم صرف ایسوسیٹ اور کمزور ٹیموں کے ساتھ کھیلتی رہے تو اس کی کرکٹ کبھی بھی امپروو نہیں کر پائے گی۔ اس طرح ملکوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اسٹرانگ کمپٹیشن کا سامنا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ امریکہ اس اسٹرانگ کمپٹیشن کی ایبسنس میں کس طرح اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو مینٹین کرتا ہے، یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک اوور اسٹریچڈ سپر پاور بننے سے بچائے۔ اس کے لیے اسے افغانستان اور عراق وار جیسے ایڈونچرز کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا ہوگا، ادروائز یہ ڈیفینیٹلی ایک اوور اسٹریچ سپر پاور بن کے ڈکلائن کر سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔